मुझे कुछ कहना है। तुषार कपूर की पहली फिल्म जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है और उसका टाइटल सॉन्ग भी यही था। अब हमारे यहाँ पे जो मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं इसमें पति ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने इसे कर दिया मुझे कुछ करना है। अब देखो, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम बहुत सिंपल है और आप बहुत सिंपल तरीके से उसको डील कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी पहले आप उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं ये हर एक व्यक्ति के लिए जो मैट्रिमोनियल या वैवाहिक विवादों से जूझ रहा है बहुत जरूरी है समझनी। और दो प्रैक्टिकल केसेस के बेस पे आपको ये मैं समझाने वाला हूं। दो अलग अलग क्लाइंट है दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश की एक जगह का और एक उत्तर प्रदेश की दूसरी जगह का। अब यहां पर मामले को समझना। पहले मामले की बात बता रहा हूं। पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया, पत्नी ने अपनी तरफ से एक 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया और एक 498 का कंप्लेंट केस फाइल किया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी, तभी तो वो कंप्लेंट केस में आई। अब मामला बहुत सिंपल, 125 सीआरपीसी का केस, एक 498 का केस, पति की तरफ से उसके प्लेस पे एक डाइवोर्स का केस। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जो पति होता है वो 498 की कंप्लेंट केस में वेट करता है कॉग्निजेंस होने का, क्योंकि जब तक कॉग्निजेंस हुआ नहीं तब तक तो पार्टी नहीं है, उसे समझा दिया गया था। जब कॉग्निजेंस होता है तो सुओ मोटो जो कोर्ट होती है वो परिवार के सारे लोगों का नाम हटा देती है, सारी मोटी मोटी धाराएं हटा देती है, नाम बचता है केवल पति का। और धाराएं बचती है बहुत सिंपल से 498 323 वगैरह जो छोटी छोटी धाराएं होती है, एक दो धाराएं बचती हैं। और जो नाम हटाए गए उसके लिए जस्टिफिकेशन भी कोर्ट बहुत अच्छा देती है कि भाई क्यों इनका नाम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी वो पति के फेवर में होता है। यहां तक सारी बात सही थी। अब एक कॉग्निजेंस ऑर्डर केवल और केवल पति के खिलाफ होता है। अब पति को इसके आगे स्टेप लेना होता है कि भाई उसे क्या करना है, बेल लेकर के ट्रायल लड़ना है या इसको रिवीजन में चैलेंज कर दें या फिर हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। ऑब्वियसली कोई एक स्टेप तो लेना होता है, उतना तो बनता है। अब पति ने यहाँ पर डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, वो इसमें रिवीजन फाइल करेगा इस कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ कि भाई सबके नाम हट के तो मेरा भी हटना चाहिए था। और कोर्ट खुद मान रहा है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सत्यता प्रतीत नहीं होती है, तो उसने अपनी तरफ से एक क्रिमिनल रिवीजन भी फाइल कर दी। अब यहाँ तक तो मामला सही है कि भाई 125 में जवाब दिया, आप केस लड़ेंगे, और 498 में जो आपका कॉग्निजेंस ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट आप रिवीजन में चले गए। अब दोस्तों, कोर्ट की प्रोसेस के बारे में आपको पता ही है कि समय लगता है। पहले तो नोटिस रिसीव करने में सामने वाला बहुत टाइम लगा देता है, लेकिन जो भी है टाइम लगता है। अब इसमें पति मीनवाइल ये कहता है कि साहब मेरे को तो इसमें जो है क्वैशिंग भी फाइल करनी है हाई कोर्ट में। उसको समझाया जाता है कि भाई जब आप ऑलरेडी रिवीजन में जा रखे हैं आप क्वैशिंग में क्यों जाएंगे, और अगर आप क्वैशिंग में जाएंगे तो आपकी क्वैशिंग इसी बेस पे रिजेक्ट हो जाएगी कि आपकी ऑलरेडी रिवीजन चल रही है। पर इसके बावजूद पति नहीं मानता है और अपनी तरफ से क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर देता है। अब अच्छी बात इसमें यह होती है कि क्वैशिंग पिटीशन का निर्णय जल्दी आ जाता है, लेकिन क्वैशिंग पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है एज यूजुअल, जो कि पहले से पता ही था कि रिजेक्ट ही होनी है। अब रिजेक्ट क्यों हुई, उसका मेन रीजन ये है कि जब भाई आप एक कोर्ट में पर्टिकुलर चीज को चैलेंज कर रखा है। मीनवाइल पति ने एक काम और करता है, जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे भी एक एप्लीकेशन लगा देता है कि मेरा नाम हटाया जाए। यानी एक ही रिलीफ को आप तीन तीन जगह पे मांग रहे हो, नीचे वाली कोर्ट पे भी मांग रहे हो, सेशन में भी मांग रहे हो और हाई कोर्ट में भी मांग रहे हो। खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आप चीजों को। अदरवाइज होता क्या है, नीचे की कोर्ट है वहां पर अभी आपका कॉग्निजेंस हुआ है, बेल आप ले चुके हैं, नहीं भी जाते तो एडवोकेट आपकी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन लगा सकता है, हर बार जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, रिवीजन में आपको जाने की जरूरत ही नहीं होती है। आप अपनी सुविधा के लिए खुद से जाना चाहें वो एक अलग बात है, बट कोई मैंडेटरी नहीं है कि रिवीजन में आपको आना है, और कुछ करना ही नहीं था। बट हाई कोर्ट भी हुआ है, वहां पे भी पैसे खर्च कर लिए, वहां से भी रिजेक्शन मिल गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक डीवी का केस था, डीवी के केस में भी हाई कोर्ट चले गए पेरेंट्स की तरफ से अपने, और वहां पे भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जबकि देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, डीवी के केस और 125 के केस में दोनों में रिलीफ मेंटेनेंस होता है, और मेंटेनेंस किसी एक केस में उसको ग्रांट हो रहा है। आपकी जीत किस में है, आपकी जीत इसमें है कि जो केस आपके ऊपर हुए हैं कितना कम हैरेसमेंट झेलते हुए आप उससे बाहर आए हैं। अगर आप सिर्फ परेशानी है मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, और 10 चीजें कर रहे हैं और रिजल्ट एक में भी नहीं आ रहा, तो इससे इनडायरेक्टली आप सामने वाले का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब सामने वाले को पता चलेगा आपने क्वेश्चन फाइल करी थी और वो रिजेक्ट हो गई, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब सामने वाले को पता चलेगा कि भाई आप डीवी के लिए भी गए थे वहां भी रिजेक्ट हो गई, उसका मनोबल और बढ़ेगा। तो यानी हर एक वो काम जो आप कर रहे हैं और वो रिजेक्ट होता जा रहा है, रिजेक्ट होता जा रहा है, और वो पहले से ही बताया गया आपको कि रिजेक्ट ही होगा, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? वो भी इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हो सकता है भाई आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पे पैसे नहीं है वो तो फाइनेंशियली भी मार खाएगा, और वो एक अलग बात हो गई। इसके अतिरिक्त आपका हर एक कदम जो रिजेक्शन की तरफ जाएगा
वो दूसरी पार्टी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, उनकी डिमांड को बढ़ाएगा। तो अननेसेसरी काम मत कीजिए, समय लगना तय है, ठंड रखिए, वेट कीजिए। जब आपकी एक रिवीजन फाइल है तो उस रिवीजन का एटलीस्ट पहले जजमेंट तो आने दो। और इतने के बाद भी पति की अभी ये सोचना है कि मुझे और कुछ करना है क्योंकि मैं ट्रायल नहीं चलाना चाहता हूं। देखो, ट्रायल नहीं चलाना है, ट्रायल में डिले करो। अब जहां पे जिस कोर्ट में रिवीजन चल रही है आपकी, वहां पे एक प्रोसीजर चल रहा है, उन्होंने आपको स्टे नहीं दिया, तो नीचे की प्रोसेस तो चलेगी। अब नीचे आप कैसे डिले कर सकते हो उस पर फोकस करो। बार बार हाई कोर्ट अगर आप जाएंगे तो उससे आपका ही नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, केस का भी नुकसान होगा, कुछ ना कुछ वर्डिक्ट में लिख के आएगा ही, हर चीज में नुकसान होगा। ठीक, अब दूसरे केस की हम बात करते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश का ही मामला है। इस केस में भी क्या है, तमाम प्रकार की चीजें हो रखी है, मेंटेनेंस का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। और मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद अब पति कहता है कि मैं अपनी तरफ से क्या करूं। ऑलरेडी पति ने अपनी तरफ से 1-2 काउंटर केस अपने प्लेस पे किए हुए हैं। अब पति ये सोचता है कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े। और आप सब लोगों को पता है कि अगर ऑर्डर हो चुका है, एरियर बन चुका है, तो आपको मेंटेनेंस देर सवेर देना पड़ेगा। आप इतना तो कर सकते हो कि आप उस चीज़ को डीले करके, धीरे धीरे करके 1 साल में, 2 साल में निपटा सकते हो। पर अगर आप ये सोचो कि मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मेंटेनेंस देना ही ना पड़े, और उसी पे दिमाग लगा करके अननेसेसरी चीज़ें किए जा रहे हो, कभी कोई हाई कोर्ट में, कभी कोई कहीं, कभी कोई कहीं, तो इससे आप अपने केस को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। हाई कोर्ट ही आपका कान पकड़ सकता है, हाई कोर्ट ही कह सकता है पहले पूरा का पूरा पैसा दो, इतना पैसा तुम्हारा पेंडिंग हो रहा है। तो इससे बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ी ठंड रखें और लोअर कोर्ट में ही जैसे निपट रहा है वैसे निपटाएं। हाई कोर्ट जरूर जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए, लेकिन तब जब वहां जाना लॉजिकल हो। इलॉजिकल तरीके से जाओगे, एक रिजेक्शन लेकर के आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या कुछ मामलों में और नेगेटिव ऑर्डर करवा के लाओगे अपने लिए, तो उससे केवल आपका मामला खराब ही हो रहा है, आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो हाई कोर्ट जाना है कि नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत से मामले होते हैं जहां लड़की ने, अभी मेरे पास एक मामला चल रहा है, उसमें लड़की ने अपनी तरफ से 3 केस फाइल किए हुए हैं। लड़के वालों ने एक सिंगल स्टेप नहीं लिया और लड़की परेशान पे परेशान हो रही है। कारण क्या है, ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था। 498 में हमने हाई कोर्ट से स्टे लगवा रखा है, डीवी केस में हमने सेशन कोर्ट से स्टे लगवा रखा है, तीसरे केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सिंपल ही रखा ना हमने उसको। अगर हम इसी को कॉम्प्लिकेट कर लेते कि भाई पहले इनिशियली जब एफआईआर हुई तभी हम क्वॉशिंग में चले जाते, ठीक है, या फिर इनिशियली हम एंटीसिपेटरी बेल्स में चले जाते, या फिर हम डीवी के केस को खारिज करवाने के लिए हाई कोर्ट चले जाते, क्या होता? बेचारे के 3 से 6 केस हो जाते, पैसा भी खराब होता, टाइम भी खराब होता, और लास्ट में रिजेक्ट होता तो दूसरी पार्टी का मनोबल भी बढ़ता। तो फायदा क्या है? जो चीज आसानी से डील हो सकती है उसे आसानी से डील करो। सामने वाले को आपको ये एहसास दिलाना है कि उसने जो केस किए उसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं है और बहुत ही आसानी से लड़ रहे हैं। उस केस में हमने बहुत सिंपल बोला हुआ है लड़की वालों को, आप 10 साल चलाओ, आप 20 साल चलाओ, आप 25 साल चलाओ, हम इसको चलाते रहेंगे, पैसा हम आपको नहीं देंगे, बात खत्म। अब जब पैसा देंगे ही नहीं, ये उनको क्लियर हो भी चुका है अभी तक बहुत अच्छे तरीके से। और जहां आप ज्यादा हाथ पैर मारते हो वहां पे सामने वालों को समझ आता है कि आप इससे बाहर आना चाहते हो, जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हो। उससे इनडायरेक्टली आप उनको खुद प्रमोट कर रहे हो कि आप अपनी मनी बढ़ाइए, क्योंकि एट द एंड तो समझौता ही होना है। पूरा ट्रायल तो आप भी नहीं लड़ोगे, अपनी लाइफ तो आप भी खराब नहीं करोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके समझौता ही होना है ना, लास्ट तो यही होता है। तो फिर जब समझौता ही होना है उस दिशा में काम करो कि जब समझौता हो तो उनको लगे कि वो बैकफुट पे है। अपने रिजेक्शन खुद ही अपने लिए बड़ा बड़ा के खुद बैकफुट पे क्यों जाते हो? तो दोस्तों, मैं समझता हूं जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आप लोग समझ गए होंगे, चीजों को पॉजिटिवली लेकर के इस तरह के काम करने से बचेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।